नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ शारंगधर संहिता के पन्नों में ले जाएगा। हम जानेंगे एक प्राचीन शोधन प्रक्रिया के राज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी चिकित्सा है जिसका जिक्र सोचिए 700 साल से भी पुराने ग्रंथों में मिलता है। हम बात कर रहे हैं निरूह बस्ती की। आइए इसे जरा और गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो निरूह बस्ती असल में है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक औषधीय एनिमा है, लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है। इसका एक और नाम है आस्थापन। आस्थापन का मतलब है स्थापित करना, और इसका मकसद है शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना। यानी कि जो दोष हैं, मतलब शरीर की मूल ऊर्जाएं और धातु हैं, यानी हमारे शारीरिक ऊतक, उन्हें वापस अपनी सही जगह पर, अपने सही काम पर लगाना। आज की इस चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इसके मूल सिद्धांत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये किसके लिए थी, प्रक्रिया कैसे की जाती थी, इसमें इस्तेमाल होने वाले प्राचीन नुस्खों पर एक नज़र डालेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इसकी सफलता को कैसे मापा जाता था। चलिए शुरुआत करते हैं इसके आधार से, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया के कैसे में उतरने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे का क्यों क्या है। ये जो पंक्ति है, ये सीधे मूल ग्रंथ से है और इस प्रक्रिया के मर्म को समझाती है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ शरीर से कुछ निकालना नहीं था, बल्कि शरीर के अंदर संतुलन और सामंजस्य को फिर से कायम करना था। कह सकते हैं कि एक तरह की रीसेटिंग प्रक्रिया थी। तो फिर सवाल उठता है कि इस उपचार के लिए सही व्यक्ति कौन था? और दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताता है कि ये किसके लिए उपयुक्त है, और उतना ही जरूरी किसके लिए नहीं। यहाँ जो बात हैरान करती है वो है ग्रंथ की स्पष्टता। एक तरफ इसे नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं या पेट फूलने जैसी तकलीफों के लिए सही बताया गया, वहीं दूसरी तरफ गर्भावस्था या गंभीर अपच जैसी स्थितियों में ये पूरी तरह से मना थी। इस तरह की सटीकता उस समय की चिकित्सा में एक बहुत ही सुलझे हुए नजरिए को दिखाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये किसके लिए थी, पर इसे असल में किया कैसे जाता था। ग्रंथ में इसकी भी एक बहुत सटीक और पूरी विधि बताई गई है। यहाँ हर छोटी बड़ी बात का अपना महत्व है। तैयारी से लेकर प्रक्रिया के लिए दोपहर का सही समय चुनना, और उसके बाद एक खास आसन में बैठना। और ये देखिए, उन्हें करीब करीब 48 मिनट तक इंतजार करना होता था, जिसे मुहूर्त कहा गया है, ताकि उपचार अपना काम करके शरीर से बाहर आ सके। अब चलिए जरा उस प्राचीन फार्मेसी के अंदर झांकते हैं। इन एनेमा में आखिर होता क्या था? देखिए, ऐसा नहीं था कि कोई एक ही नुस्खा हो, बल्कि अलग अलग मकसदों के लिए कई तरह के मिश्रण तैयार किए जाते थे। ग्रंथ एक बहुत ही दिलचस्प 3 चरणीय चिकित्सीय तरीका सुझाता है। सबसे पहले शरीर को तैयार करने के लिए एक उत्तेजक मिश्रण, फिर असंतुलन को बाहर निकालने के लिए एक निष्कासन मिश्रण, और आखिर में सिस्टम को शांत और पुनर्स्थापित करने के लिए एक शामक मिश्रण। मतलब ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया थी। यहाँ की अविश्वसनीय विविधता देखिए। मिसाल के तौर पर एक ब्रहण वस्ती थी जो पोषण के लिए थी, जिसमें घी और मांस के सूप जैसी चीजें इस्तेमाल होती थीं। वहीं दूसरी ओर एक लेखन वस्ती थी, जिसे शरीर में बढ़े हुए तत्वों को खुरचने या कम करने के लिए बनाया गया था, और उसमें त्रिफला और गोमूत्र जैसी सामग्रियां थीं। ये वाकई में एक व्यक्तिगत उपचार था। और बात सिर्फ सामग्री तक ही सीमित नहीं थी, उसे बनाने की विधि भी उतनी ही जरूरी थी। ग्रंथ में सब कुछ कैसे मिलाया जाए, इसका एक सटीक स्टेप बाय स्टेप नुस्खा दिया गया है। इस मिश्रण का जो क्रम है वो बहुत जरूरी था। पहले सेंधा नमक और शहद, फिर तेल, उसके बाद हर्बल पेस्ट और आखिर में काढ़ा। ये सुनने में लगभग एक कीमियागर की रेसिपी जैसा लगता है ना? ये एक जटिल संस्कृत श्लोक को एक समझने लायक प्रक्रिया में बदल देता है, और दिखाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में छोटी से छोटी बात पर कितना ध्यान दिया गया था। उदाहरण के लिए मधुतैलिक बस्ती को ही लेते हैं, जिसका नाम लेकर जिक्र किया गया है। ग्रंथ इसकी सामग्री और इसके फायदों का पूरा ब्यौरा देता है, शारीरिक समस्याओं को दूर करने से लेकर शक्ति को बढ़ावा देने और रंगत में सुधार करने तक। तो प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन ये पता कैसे चलता था कि ये काम कर गई? खैर, ग्रंथ के पास इसका भी जवाब है। वो सफलता और विफलता के संकेतों को बिल्कुल साफ साफ बताता है।
एक सफल प्रक्रिया, जिसे सुनिरूढ़ कहा गया, उसका नतीजा होता था शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का सही ढंग से निकलना और शरीर में हल्कापन महसूस होना। इसके उलट एक असफल प्रक्रिया यानी दुर्निगूढ़ की पहचान थी बेचैनी, दर्द और यहाँ तक कि भूख का न लगना। और देखभाल यहीं खत्म नहीं होती थी। प्रक्रिया के बाद के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश थे, जैसे गर्म पानी से नहाना और एक खास तरह के आहार का पालन करना। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक अकेली प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उपचार का एक पूरा समग्र नजरिया था। तो इस प्राचीन और विस्तृत प्रक्रिया को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम अतीत में झांकते हैं, स्वास्थ्य और संतुलन के इन जटिल विचारों को समझते हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि आज हमारे कल्याण के लिए उनमें कौन सी कालातीत बुद्धिमत्ता छिपी हो सकती है।